बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। आज बेटा हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है फार्माकोलॉजी का, दैट इज़ ड्रग एलिमिनेशन। चलें इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। देखो बेटा, ड्रग एलिमिनेशन क्या होती है? ड्रग एलिमिनेशन होती है रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी, मतलब हमारी बॉडी से ड्रग को जो है वो रिलीज करना, इसी को आप ड्रग एलिमिनेशन कहते हो। जब दवाई अपना काम मुकम्मल कर लेती है तो फिर बेटा उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो इसी को बेसिकली जो है वो ड्रग एलिमिनेशन कहा जाता है। अब उसके पास बहुत सारे रूट होते हैं कि जिनके थ्रू वो बॉडी से बाहर जा सकती है। मसलन वाया सबसे जो मोस्ट कॉमन रूट है ना, वो है किडनी के यूरिन के थ्रू जो है वो ज़्यादातर जो अद्वियात होती हैं वो हमारी बॉडी से रिलीज होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे रूट हैं जिनके थ्रू मेडिसिन हमारी बॉडी से निकल सकती है, मतलब ड्रग एलिमिनेट हो सकती है। उसमें बाइल है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि बाइल एक सेक्रेशन होती है जो कि हमारे लीवर से रिलीज होती है। इंटेस्टाइन हमारी छोटी आंत से जो है बेटा बड़ी आंत से भी हो सकती है। लंग्स हमारे फेफड़ों से, और मिल्क इन द नर्सिंग मदर्स, जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो दूध के जरिए भी जो है कुछ अद्वियात उनकी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है। मतलब माँ जो खुद दवाई खाएगी वो जो है वो उसके बेबी में भी ट्रांसफर हो जाएगी। अब पेशेंट इन द रीनल फेलियर में अगर कोई मरीज जो है बेटा, अगर वो जो है वो रीनल फेलियर का है, जो है अगर उसके गुर्दे काम नहीं कर रहे, तो फिर उसकी जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल डायलिसिस की जाती है, मतलब बॉडी के बाहर। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब होता है आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी के बाहर जो उसकी डायलिसिस की जाएगी, फिर उसके थ्रू जो है वो दवाई उसके बॉडी से बाहर जो है वो निकलेगी। देखें, ये इसका पूरा यूरिनी सिस्टम है। ये सारे का सारा ब्लड की जो क्लीनिंग होती है ना, क्योंकि मेडिसिन का ज़्यादातर हिस्सा जो है बेटा वो ब्लड में होता है, और ब्लड की क्लीनिंग की जिम्मेदारी जो है वो इन गुर्दों की होती है। फिर उन गुर्दों से वो यूरिन की शक्ल में यूरेटर में, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से, और फिर फाइनली वो बॉडी से बाहर चले जाते हैं। चलें, उसके बाद अगला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, रूट ऑफ एलिमिनेशन। इसमें आ जाते हैं हम किडनी के ऊपर, ठीक है ना। किडनी कैसे, मतलब किस किस तरीके से जो है बेटा, देखो किडनी के अंदर बेसिकली 3 तरह का प्रोसेस होता है। यहाँ पे बेटा मेंशन भी हुआ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रीशन एंड पैसिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ये 3 तरह के प्रोसेस होते हैं जो कि किडनी के अंदर बेटा जो है वो होते हैं। अब मैं इनको आपको डिटेल से बता देता हूँ। किडनी आप जानते हो कि नेफ्रॉन के ऊपर मुश्तमिल होता है, ये आपको नेफ्रॉन दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो बेसिक वर्क है बेटा वो 3 पार्ट के अंदर होता है। वो 3 पार्ट अलग इस डायग्राम के अंदर मेंशन है। ये वाला जो हिस्सा है जो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को कहते हैं नेफ्रॉन का, ये ग्लोमेरुलस पार्ट है, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हो कि एक हिस्से से जो है वो एरो शो कर रहा है कि यहाँ से ब्लड एंटर होगा और यहाँ से ब्लड निकल जाएगा। ये जो ब्लड यहाँ से एंटर होगा ये फॉर एफरेंट आर्ट्रियोल से, ये ब्लड जो है बेटा ये वो ब्लड होगा जिसमें वेस्ट भी होंगे और बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी ड्रग होगी जिसने रिलीज होना है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है। तो पहला प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो वेस्ट प्लस हमारी मेडिसिन के कुछ कंटेंट्स जो होते हैं वो पानी के थ्रू जो है के साथ मिक्स होकर जो है यहाँ पर सुराख होता है, उनको क्रॉस करके ये येलो वाले हिस्से में आ जाते हैं जिसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। मतलब ये चीज़ अब दवाई फिल्टर हो गई है और यहाँ से ये ब्लड वापस चला जाता है। यहाँ से जो ब्लड वापस जाएगा वो बिल्कुल क्लीन नीट होता है, उसमें मेडिसिन के बहुत कम कंटेंट्स या वेस्ट के बहुत सारे कम कंटेंट मौजूद होते हैं। ज़्यादा कंटेंट नहीं होते, ज़्यादा हिस्सा यहाँ पर मौजूद नहीं होता। अब दवाई जो है जो एलिमिनेट होनी है, जो जिसने बॉडी से बाहर जाना है, वो यहाँ आ चुकी होती है, ठीक है ना। लेकिन उसके कुछ हिस्से बेटा रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। इसको कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये पीसीटी कहलाता है। ये देखें ना, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि वापस खून में चले जाना। तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर जो है ये खून की नाली के बारीक हिस्से होते हैं। ये जो है बेटा बारीक खून की नालियाँ होती है नेफ्रॉन के इर्द, उनको कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो जो कुछ कंटेंट्स, कुछ हिस्से जो अभी भी हमारे ब्लड को जिनकी जरूरत होती है वो यहाँ से रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब आखिरी हिस्सा होता है सक्रीशन का। सक्रीशन क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारा ब्लड भी नेफ्रॉन में रिलीज करता है, जैसे अमोनियम आइंस वगैरह होते हैं, जैसे हाइड्रोजन आइंस वगैरह होते हैं। ये सक्रीशन करने का बेसिक मकसद होता है ब्लड की पीएच को एडजस्ट करना, ठीक है ना। ब्लड की पीएच को एडजस्ट करने के लिए सक्रीशन होती है। अब ये 3 प्रोसेस जब मुकम्मल हो जाता है बस फिर उसके बाद जो फाइनल होना था वो हो चुका। अब फाइनली एक्सक्रीशन होगी, मतलब जो भी कंटेंट्स अभी इस येलो वाले पार्ट के अंदर है वो बेटा बॉडी से रिलीज हो जाएंगे, वो गुर्दे में इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर, और फिर वो यूरेटर और इसे बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि गुर्दों में ये 3 अमल होते हैं। फिल्ट्रेशन, जैसे मैंने अभी इसमें ये बताया फिल्ट्रेशन, फिर जो है बेटा वो रीएब्जॉर्प्शन, ये रीएब्जॉर्प्शन, और फाइनल सक्रीशन होती है, ठीक हो गया ना। ये ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल में होती है फिल्ट्रेशन।
एक्टिव सिक्रीशन जो होती है बेटा ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और जो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में होती है, और रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के दरमियान में होती है। ये 3 बेसिक प्रोसेस होते हैं जो कि किडनी के अंदर होंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा, जैसे अभी मैंने बताया था कि कुछ अद्वियात जो है वो हमारे लीवर से भी रिलीज होते हैं, और आपको मैंने बताया था कि लीवर एक सेक्रेशन पैदा करता है जिसको बाइल कहते हैं। ये देखें ना, ये लीवर है, ये इसके साथ जो है ये गाल ब्लेडर, ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। लीवर ये जो बाइल पैदा करता है वो इस गाल ब्लेडर में डाल देता है, इसमें ये स्टोर होती है। फिर यहाँ पर एक बाइल डक्ट होती है, नाली होती है, ये बाइल इसके थ्रू जो है बेटा ये हमारी छोटी आंत का हिस्सा उसके अंदर आकर खुल जाती है। ठीक है ना, मतलब गाल ब्लेडर में जो बाइल स्टोर होगी वो बाइल यहाँ से रिलीज होके हमारी छोटी आंत में आ जाती है जिसको ड्यूडिनम कहते हैं। फिर ये जो है वो हमारे फीसिस, हमारे जो वेस्ट होता है उसके साथ मिक्स होकर ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है, आंतों से जो है बाहर। तो मतलब कुछ अद्वियात जो है वो लीवर से बाइल के थ्रू भी जो है वो छोटी आंत के जरिए जो है वो खारिज हो जाते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा, कुछ अद्वियात ऐसे होते हैं जो हमारी जीआईटी मतलब खुराक की नाली से भी रिलीज होते हैं। ये जीआईटी स्टैंड फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी खुराक की नाली। अब मसलन यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई है, जैसे थायोसाइनेट्स हैं, जैसे आयोडाइड्स हैं और मर्करी है। ये स्लाइवा के थ्रू यानी ये थूक के जरिए जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज होती है। इसी तरह मार्फिन जो होती है वो हमारे स्टमक से जो है बेटा वो पैसिवली जो है वो ऐड होती है हमारे स्टमक के कंटेंट्स के अंदर, और फिर वो वहाँ से जो है वो रिलीज हो जाती है। तो मतलब खुराक की नाली से भी कुछ अद्वियात रिलीज होती हैं। लंग्स के थ्रू भी होती हैं, कुछ वोलेटाइल होते हैं, मतलब जो गैशियस फॉर्म के अंदर होती हैं, जो बुखारात बन के उड़ती हैं, वो दवाइयाँ जो है वो हमारे सांस के जरिए भी रिलीज़ हो जाती है। जैसे कुछ जर्नल एनेस्थेटिक्स होते हैं, बेहोशी के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं ना, वो हमारी सांस के जरिए भी रिलीज़ होती हैं। उसको वाया लंग्स जो है वो आप कहोगे कि ये रूट ऑफ एलिमिनेशन है। इसके अलावा कुछ दूसरे रूट भी हैं जिसमें जैसे स्वेटिंग है, पसीने के थ्रू, हमारे पसीने में भी जो दवाइयाँ हम खा रहे होते हैं उसका कुछ हिस्सा हमारे पसीने के थ्रू भी जो है बेटा स्वेटिंग के थ्रू भी जो है वो रिलीज होता है। इवन हमारी बॉडी की जितनी भी सक्रीशंस होती है ना, जो दवाई हमने खाई है ना, उन चांस होता है कि वो हमारी बॉडी की सक्रीशंस में जो है वो मौजूद होगी। मसलन स्वेटिंग है, टीयर्स है, आंसू हैं, इसमें भी दवाई के कुछ कंटेंट्स होता है। ब्रेस्ट मिल्क के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है, जो माँ दवाई खा रही होती है ना, वो उसके जो है वो मिल्क में भी आ रही होती है और उसके बच्चों को में भी ट्रांसफर होती है। स्लेवरी सक्रीशन अभी मैंने बताया कि वाया स्लाइवा जो है वो कुछ अद्वियात, अभी हमने 2 एग्जांपल भी पढ़ी थी कि आयोडाइड्स और थायोसाइनेट्स जो है ये थूक के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज हो सकती हैं। ठीक होगा बेटा, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर हो गया मुकम्मल। आपने, जैसे मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ, आपने इसको बेटा कम से कम 2 से 3 दफ़ा लाजमी सुनना है। ठीक हो ना, ताकि बातें आपके जहन में बैठें, और फिर जो है वो आपने कोशिश करना है कि इसको आप याद करें, फिर अपने हाथ से इसको जो है कम से कम 1 दफ़ा ज़रूर लिखें। ठीक है, आपके जहन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।